Now children, we are going to start with this few programs on looping now. The first question is twisted prime. Twisted prime number क्या है? A prime number is said to be a twisted prime number if the new number obtained after reversing the digits is also a prime number. Okay, if you reverse the digit of a number and the new number is obtained, that is also prime. The original number is prime as well as the reverse number is also prime. ठीक है, so we have to accept a number from the user and display it is twisted prime or not, and in the sample output we have to display the reverse number also. All right, so what we have done, we have defined a class, where we have taken this input, proper message is given, after the message the number is taken from the user. All right, the first thing is we will check whether the original number which is entered by the user is prime or not. तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, हमने ये पार्ट में क्या किया है, काउंट करे हैं n के फैक्टर कितने हैं. n के फैक्टर काउंट करने के लिए सपोज n is 13. All right, so I have taken a counter as C1 which is initially 0. Then to count the factor we'll take a loop from 1 to 13. All right, and divide the number n with each numbers. So number n is 13. First of all the value of j will be 1. तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, 1 से डिवाइड करके देखेगा. तो 13 1 से डिविजिबल है तो C1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. फिर जब j की वैल्यू 2 हुई तो 13 2 से डिवाइड होगा नहीं. j की वैल्यू 3 हुई डिवाइड होगा नहीं. 4 5 6 सो ऑन. तो जब j की वैल्यू 13 होगी तब फिर से n डिवाइड हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू 2 हो गई. ठीक, तो ये काम हमने करके रख लिया. अब कहता है क्वेश्चन कि रिवर्स करो, नंबर को रिवर्स करके देखो, नया नंबर ऑब्टेन करो. तो रिवर्स करने का प्रोसीजर क्या है कि कोई नंबर यहां पे मैं एग्जांपल माना 256 है, रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो 250 एक नंबर r लिया, या ये कह सकते हैं 0 r इंटू 10 प्लस ये डिजिट. तो r अगर इनिशियली 0 है तो क्या होगा, 0 इंटू 10 प्लस 6 इक्वल टू 6 आया. ठीक, फिर 256 से 6 को एलिमिनेट कर देंगे, 25 आएगा. 25 की लास्ट डिजिट निकाली और ऐड किया 6 इंटू 10 प्लस 5, तो क्या आ गया, 65 आ गया. फिर 5 को एलिमिनेट करा तो क्या बचा, 2. तो 65 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल टू 652. So this is the procedure to reverse. So here in this procedure why we are multiplying with 10? Can anybody tell why we are multiplying r with 10? To obtain the Because we are reverse extracting the value first. हमें देखिए प्लेस वैल्यू जी, अभी हमारे ये है कि ये 6 जो है पहले 0th प्लेस पे था, उसके बाद कहां पहुंच गया, 10th प्लेस से पहुंच गया, उसके बाद कहां पहुंच गया, 100th प्लेस से पहुंच गया. तो नंबर की प्लेस वैल्यू को चेंज करना है, बढ़ाते जाना है, तभी रिवर्स होगा. ठीक है, तो यहां पे क्या क्या स्टेप थे, हमने प्रोसीजर कब तक चलाया, जब तक नंबर 0 नहीं हो गया, जब तक नॉट इक्वल टू 0 तब तक प्रोसीजर चलाया. हमने डिजिट एक्सट्रैक्ट की, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर में से मॉडुलस 10 करते हैं. ठीक है, नंबर मॉडुलस 10 करोगे, कोई भी नंबर मॉडुलस 10 करोगे तो डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी लास्ट, और कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो वो उससे लास्ट डिजिट एलिमिनेट हो जाएगी. तो यही प्रोसेस, यही सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर में लिखी हुई हैं. ठीक है, तो यहां देखिए, एक सेकेंड, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है. यहां पहला काम क्या किया है, पहले हमने r को 0 लिया. ठीक, फिर स्टेप लिखा i इक्वल टू n, n की वैल्यू 13 ली थी तो i की वैल्यू 13 हो गई. तो डिजिट एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसीजर में नॉर्मली हम ये ध्यान रखते हैं कि हम नंबर की कॉपी बना ले, i इक्वल टू n में n की कॉपी बना ली. इससे क्या होगा
कि फर्दर अगर हमें n की जरूरत पड़ती है तो n हमारा सेफ है, ठीक है। देन क्या हुआ, देन ये कंडीशन टेस्ट हुई विच इज नॉट इक्वल टू 0, i इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन इज ट्रू। देन इट इज गेटिंग इनटू द लूप एंड d इक्वल टू i mod less than, d में आएगा 13 mod less than that is 3. आफ्टर दिस r इक्वल टू r इंटू 10, तो 0 into 10 plus 3 equal to 3. Then the control will go to this I equal to I divided by 10. So the value of I will be modified. Last digit is removed. Then again this condition is tested. Condition is true. So D equal to I mod less 10 execute हुआ, 1 mod less 10 से 1 आया और फिर R into 10 plus 1, 3 into 10 plus 1 करेंगे तो 31 हो गया। एंडिंग कर्ली ब्रैकेट फाउंड होने से i इक्वल टू i बाई 10 हुआ, तो 1 बाई 10 से 0 हो गया। अब कंडीशन हो गई फॉल्स। R में हमें रिवर्स ऑफ द नंबर मिल गया। देन द नेक्स्ट प्रोसीजर इज अगेन सेम एज वी हैव काउंटेड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, सेम वे हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ r निकाल लिए, ठीक है। यहाँ r को चेक कर रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ r निकलेंगे C2 में, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी, क्योंकि 31 इस प्राइम है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया नंबर को, रिवर्स नंबर को r प्रिंट कर दिया और हमने चेक किया C1 और C2 दोनों को। C1 की वैल्यू भी 2 है और C2 की वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब दोनों ही प्राइम है। तो हमने डिस्प्ले कर दिया कि n ट्विस्टेड प्राइम है, अदरवाइज n डिस्प्ले इज नॉट अ ट्विस्टेड प्राइम। यहाँ पे मैसेज को सिंगल कोड में डिस्प्ले करने का क्या मतलब है, ट्विस्टेड प्राइम के पहले एक ये लगाया हुआ है, इससे जो मैसेज है वो सिंगल कोड के अंदर डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। एंटर नंबर 13, सी हाउ द मैसेज इज कमिंग। लेट्स चेक द सेम प्रोग्राम फॉर अनदर इनपुट। Let's say number is 51. It is not a twisted prime, as 51 itself is not a prime number. All right. Next question is pronic number. Write a program to input and check a number. Check and print whether it is a pronic number or not. Pronic number is a number which is the product of two consecutive integers. All right. So एग्जाम्पल आप देखिए, प्रॉनिक नंबर के क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं। 12 is a pronic number because it is product of 3 and 4. 20 is a pronic number because it is product of 4 and 5. All right. So thing is we will input a number, that's it. देखिए बेटा, हम सिंपल लॉजिक लगाने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर इनपुट करा रहे हैं। नंबर इनपुट कराने के बाद, ठीक है, नंबर इनपुट कराने के बाद हमने यहाँ 1 से लेकर, लेट्स से अगर नंबर 12 है तो हमने 1 से लेकर, हमने माना 1 से लेकर 6 के बीच में, ऐसा हम पता कर पाएंगे कि वो प्रॉनिक है या नहीं है। तो हमने सिंपल सा लूप चलाया, i की वैल्यू 1 ली और यहाँ पे चेक किया कि अगर नंबर n है तो क्या n i इंटू i प्लस 1 के बराबर है। ऐसा नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ गए, i की वैल्यू 2 हुई। फिर से चेक किया, इफ n इक्वल टू i इंटू आई प्लस 1, 1 इंटू 2 इंटू 3 चेक हो गया, ये 6 के इक्वल है। n तो 12 है, 6 के इक्वल नहीं है। फिर लूप आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू 3 होगी तो 3 इंटू 4 i इंटू आई प्लस 1 आया 12। ये प्रोडक्ट 12 के बराबर आ गया। 12 के बराबर आ गया तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि भाई n इज अ प्रॉनिक नंबर एंड ब्रेक। जब हमें ये पता चल चुका है कि नंबर प्रॉनिक नंबर है तो हम फर्दर लूप क्यों चलाएं, ठीक है। फर्दर चेक करने का कोई मतलब नहीं है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now if I take another example, let's say if I take n as
22. Okay. Now when the I is 1, n is compared with 1 into 2. N is not equal to the product. Then I will become 2. Then it will multiply 2 with 3. 6 is not equal to 22. Then I is 3. Then product will be 3 into 4. That is equal to 12, which is not equal to 22. When I is 4, the product will be 4 into 5. 20, which is not equal to n. When I is 5, it will 5 into 6. 30, which is not equal. But now, just await and see. This 30, after we got 30, which is more than 22, is it possible that this n will be equal to the product of I to I? No. नॉट पॉसिबल. तो हमने यहाँ पे इक्वलिटी के लिए तो चेक कर रखा था प्रॉनिक है या नहीं है, पर हमने यहाँ एक और कंडीशन लगा रखी थी कि अगर ये प्रोडक्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे n से बड़ा हो गया तो अब तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं कि ये n के इक्वल हो जाए. अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो हम फालतू में क्यों चेक करने जाए आगे. इसलिए हमने तुरंत ही वहीं पे मैसेज दिया. हमें ये पता भी चल गया कि अब पॉसिबल नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं कि n इज नॉट प्रॉनिक. और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लूप को कंटिन्यू भी नहीं कर रहे, हमने ब्रेक कर दिया. अननेसेसरी लूप क्यों चलाए. जैसे हमें पता चल गया प्रॉनिक है तब भी हमने ब्रेक कर दिया, और जब हमें पता चला कि ये प्रॉनिक नहीं है तब भी हमने ब्रेक कर दिया. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. नो डाउट टू एनी चाइल्ड. सो दिस इज डन विद हेल्प ऑफ द लूप. Now we can do it without loop also. Look at this. This is done the second logic of doing this pronic without any loop. It is done with simple if else. Now what is the logic? The logic is if you see 12 is a pronic number. What is the square root of 12? The square root of 12 is 3 point something. But when you convert this into integer, you get 3. If you have got 20, the square root of 20 is 4 point something. If you convert it into integer, you get 4. If you have got 6, the square root of 6 is 2 point something. If you convert it into integer, you have got 2. Now after getting the square root of 5, if I multiply this 3 with 4 or 4 with 5 or 5 with 6, you get 12, 20 and 2 with 3. 2 with 3 करना था, यहाँ 6 लिख दिया. So you got 6. In case you have got number 22, so again the square root of 22 is 3 point something. You multiply 3 with 4. 22 square root is 4 point something. Alright. So if you find the square root of 22, you got 4 point something. After converting that into integer, you got 4, and after multiplying it by next number, you get 20, which is not equal to 22, because 22 is not a pronic number. So यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया हमने, i में नंबर जो दिया था यूजर ने उसका स्क्वायर रूट निकाला, और यहाँ एंट से हमने उसको कन्वर्ट करके टाइप कास्टिंग करके कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में. ठीक है. इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमने वो नंबर और उसका नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा और देखा क्या वो n के बराबर है. अगर वो n के बराबर है तो हमने डिस्प्ले कर दिया मैसेज कि n इज अ प्रॉनिक नंबर, अदरवाइज डिस्प्ले कर दिया n इज नॉट अ प्रॉनिक नंबर. ठीक. कोई डाउट किसी बच्चे को? Yes, sir. No. sir. ऑल राइट. No, sir. हमें नंबर इनपुट करना है.
हमें नंबर की सम ऑफ डिजिट निकालनी है, नंबर की प्रोडक्ट ऑफ डिजिट निकालनी है, ओके। और फिर दोनों को चेक करना है, तो हमने नंबर लिया और एज द क्वेश्चन इज सेइंग एंटर 2-digit नंबर, ओके। enter 2-digit number. After taking the input, what we shall do, we will check if number is less than 10 or number is more than 99. It means it is not a 2-digit number. We'll display this message. थोड़ा शांत रहेंगे, यहाँ क्लास चल रही है। So we'll display this message and after this we'll terminate this program. So to terminate the program, there is a statement system dot exit 0. So this statement will terminate the program. If it is a 2-digit number, then it will further continue. So for the sum of digit, we'll take a variable initially s as 0. For product of digit, we will take the variable p as initially as 1. So p is not defined. Let's define p also. All right. Then we will start a loop, a dry run also once. Suppose the user enters a number that is 256. All right. So for 256, this condition is going to be true. It is more than 999. So this will display it's not a 2-digit number, and this statement will terminate this. Otherwise, if the number is of 2 digits, suppose as per this example I have taken n as 59. So s will be initially 0, p will be initially 1. Then I equal to n will start, I will become 59 only. For 59, this I is not equal to 0, this condition is satisfied. So it will get in the loop, and in the variable d, it will find I modulus, and that will be 9, which will be added and multiplied to s and p respectively. Alright. After this, I equal to I by 10 will make the value of I as 5, which is not equal to 0, true. Which is not equal to 0 is true. So what will happen? It will again get in the loop. D equal to I modulus 10. 5 modulus 10 is 5. So 5 is added to s, and s become 14. And 5 is multiplied to 9. It has become 45. After this, I equal to I by 10, I will become 0, and then condition will become false. And after coming out of the loop, s and p is added. So when we said n equal to s plus p, this condition is true. So it will display it is a special number. Alright. But yes, still then, this is of 2-digit number. What we can do it without making any loop also. If I say n equal to 59, okay, s equal to n modulus 10 plus n divided by 10, what will be the answer? Just tell me. N modulus 10, 59 modulus 10 will be 9. And 59 divided by 5 will be, by 10 will be 5. Right? तो इसको देखें. Yes. Answer of this is 9 and answer of this is 5. So as it is of 2-digit number, then we don't need to make any loop. But as things come where the digit extraction is seen, normally we go to digit extraction. Alright. So instead of this loop, we could have done it with these two statement also. Now next question is Niveen number. It is saying write a program to input a number, check and display it is Niveen number or not.
A number is said to be Naveen which is divisible by the sum of its digit. It means हमें नंबर की सम ऑफ डिजिट निकालनी है और नंबर को सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराने के बाद हमें सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए डिजिट एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा और सम निकालेंगे. तो ये रहा आपका डिजिट एक्सट्रैक्शन और सम. ठीक है, तो ये डिजिट एक्सट्रैक्शन कर लिया और सम निकाल लिया. तो लास्ट लाइन हट जाएगी. ठीक है, हमने वो पिछले क्वेश्चन में ही सम प्रोडक्ट निकाला था, उसी कोड का इस्तेमाल कर लिया दोबारा. ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में नहीं कहा कि नंबर में कितने डिजिट होने चाहिए, क्या होना चाहिए. तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि इफ नंबर मॉड्यूलस सम इक्वल टू 0. ओके, तो डिस्प्ले कर दिया. क्या डिस्प्ले करा कि n इज निवीन नंबर एल्स में जाकर डिस्प्ले कर दिया इट इज नॉट अ निवीन नंबर. तो यहीं से मैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं. All right, let's check. And this program, the question has to be made as a comment. 126 है, तो 126 एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं. कंपाइल करने के बाद this variable d is not defined, so it is defined now. Okay, let's execute it. (126) was the example. It is a Naveen number. It means the answer is correct. Let's try it for some other number. 127. It is not a Naveen number. All right. Sir, understood. Okay, one side. हाँ, ये this number is taken as an input. तो सम ऑफ डिजिट के लिए हमने नंबर एक वेरिएबल ले लिया s इक्वल टू 0. ठीक है, फिर i इक्वल टू n लिखा है यहाँ पे. i इक्वल टू n गिवन. व्हाट दिस i इक्वल टू n विल डू, इट विल मेक अ कॉपी ऑफ 126 इफ n इज 126 इन दैट केस. इसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा i इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस कंडीशन i इज नॉट इक्वल टू 0 को हमने लिखा. देखिए i इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या हुआ, i इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो गया. देन कंट्रोल विल गो ओवर हियर एंड दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट d इक्वल टू i मॉडुलस 10. ठीक, सो नंबर 1 कंडीशन d इक्वल टू i मॉडुलस 10 एग्जीक्यूट होगी, तो इट विल रिटर्न द लास्ट डिजिट दैट इज 6. उसका सेकेंड स्टेटमेंट s इक्वल टू s प्लस डी होगा. यहाँ s इक्वल टू s प्लस डी लिखा हुआ है, तो s में जाके 6 ऐड हो गया. देन एंडिंग कर्ली ब्रैकेट कंट्रोल विल टेकन टू i इक्वल टू i डिवाइड बाय 10. So this I equal to I divided by 10 will make the value of I as 12. 12 is not equal to 0 is true. फिर यहाँ पे गया d equal to I मॉडुलस 10 पे, तो d की वैल्यू आ गई 12 मॉडुलस 10 से 2, और फिर जा करके s प्लस d करेंगे तो 6 plus 2 it will become 8, s will become 8, and again ending curly bracket is found. So वो पहुंचा I equal to I by 10 के पास, जहां I की वैल्यू 1 हो गई और I is not equal to 0 ट्रू है, तो d equal to I मॉडुलस 10 से d में आएगा 1 जो जाके s में जुड़ जाएगा, तो s में जाके जब 1 जुड़ गया तो s की वैल्यू हो गई 9. फिर I equal to I by 10 से 1 by 10 होता है 0, और 0 is not equal to 0 is false. false हो गया तो इस लूप से बाहर आ गए. अब ये इफ चेक हुआ
126 मॉडुलस 9। तो अगर ऐसा ट्रू होगा तो इट विल डिस्प्ले इट इज अ इवन नंबर, अगर फॉल्स होगा तो डिस्प्ले करेगा इट इज नॉट अन इवन नंबर। जो नंबर ओरिजिनली इनपुट किया गया था वो हमें बाद में चाहिए, इसलिए हमने उसकी कॉपी बनाई थी। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड नाउ। से यस और नो? यस सर। देखिए बेटा, स्पाई नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर के सम ऑफ डिजिट एंड नंबर का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इक्वल है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जो क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में क्या था, स्पेशल नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया था, सम ऑफ डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट निकाला था। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ नंबर को हमने पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक, और नए कोड में स्पाई वाले में कॉपी कर लेके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसमें हमें क्वेश्चन की साइज में नंबर का साइज नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे साइज को, इस वाले कंडीशन को हम नहीं डालेंगे। सो करने के बाद दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, in this part of the program it is finding sum and product of the digit. Now what is to be done, we have to just check if the sum is equal to product, then display this message that n is a SPI number. As display n is not a SPI number. Ending bracket of main, ending curly bracket of class. So let's execute. 1124. You get the answer. It is a SPI number. Let's do something which is not SPI number. 156. Okay, the sum of digit is 12 and product of digit is 30. So it is not a SPI number. Okay, I hope you have understood this. Yes sir. Yes, sir. Very good. Yes sir. Yes, sir. So this question is a menu-driven program. See, menu-driven programs are very important, where you have to accept a number from the user and check whether it is palindrome or perfect number. Okay. In the menu-driven program, you will ask the user whether the user want to check for palindrome or perfect. ठीक है, palindrome numbers क्या होते हैं? A number is said to be palindrome which reads in reverse order is same as reads in the right order. तो चाहे आप इसको सीधा पढ़िए चाहे उल्टा पढ़िए, और हमेशा आपको वो सेम नंबर आएगा। और परफेक्ट नंबर दूसरा ऑप्शन है, जिसमें कहा गया नंबर इज इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर। तो नंबर है अपने फैक्टर के सम के बराबर होता है, पर फैक्टर को सम निकालते समय नंबर इटसेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर 1 2 3 लिए गए हैं, 6 नहीं लिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम करेंगे, एक मेनू डिस्प्ले करेंगे। ठीक, ये मेनू डिस्प्ले किया। यूजर से हमने 1 के कहा कि अगर वो 1 इनपुट करो अगर वो पैलिंड्रोम नंबर चेक करना चाहते हो, 2 इनपुट करो अगर आप परफेक्ट नंबर चेक करना चाहते हो। फिर यूजर से कहा कि आप 0 इनपुट करो अगर आप इस परफेक्ट या पैलिंड्रोम नहीं चेक करके लूप प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं। और फिर हमने चॉइस इनपुट करा ली। ठीक, दिस इज क्लियर। दिस इज द स्टेटमेंट विच विल इनपुट द चॉइस। ठीक, अब हमने ये जो पूरा जो काम लिखा है वो एक वाइल लूप में डाला है, जहां पे लिखा है वाइल ch इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब तक ch की वैल्यू 0 नहीं होगी ये प्रोग्राम मेनू डिस्प्ले करता रहेगा। ऑलराइट, जब तक ch की वैल्यू, ये जो ch इनपुट किया है इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा और ये मेनू आता रहेगा। ठीक,
अब देखिए 1 या 2 होने पे दोनों ही केस में आपको एक नंबर इनपुट कराना है, तो यहां लिख दिया कि इफ CH इक्वल टू 1, ये नंबर आपने इनपुट करा लिया, इनपुट करने का स्टेटमेंट लिख दिया। ओके, 1 और 2 के केस में इनपुट कराना, 0 में तो इनपुट नहीं कराना है, इसलिए यहां पे कंडीशन लगाना बहुत जरूरी था। ठीक, अब हमने यहां पे स्विच से चॉइस को चेक किया, स्विच CH, चॉइस की वैल्यू 1 होगी जी। सर जब आपने नम इक्वल्स टू CN SN क्यों लिखा है? CH होता है ना, CH SC SC होता है। स्कैनर के साथ जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखो वो होता है। आप स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम SN अच्छा। लिखेंगे SN होगा, SC लिखेंगे SC होगा। इट इज नॉट लाइक यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर, तो उस समय आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ Yes, sir. दिस CH स्विच CH से आपने CH की वैल्यू को चेक किया, और चेक करने के बाद ये अगर केस 1 होगा, आप यूजर ने अगर CH की वैल्यू 1 डाली होगी, तो केस 1 एग्जीक्यूट करके नंबर को पैलिंड्रोम के लिए चेक करने जा रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट इज चेकिंग फॉर द पैलिंड्रोम। यहां पे जो नंबर को हमें रिवर्स करना है, मैंने ले लिया 0। ठीक है, जो नंबर रिवर्स करना है उसको हमने क्या ले लिया, इनिशियली 0। उसके बाद नंबर में लेट्स से मानो यूजर ने इनपुट किया है 151। ठीक, तो लिखा I इक्वल टू नम, तो I में 151 चला गया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट I इक्वल टू नम से नंबर की कॉपी क्रिएट हो गई। देन द कंडीशन इज I इक्वल नॉट इक्वल टू 0, सो कंडीशन चेक हुई, I नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इस लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखा है, ये इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। लिखा R इक्वल टू इंटू 10, R इंटू 10 प्लस I मॉडलेस 10। I मॉडलेस 10 कितना आएगा, I इज 151, मॉडलेस 10 आएगा 1, तो नंबर हो जाएगा 1। ऑलराइट, इसके बाद कंट्रोल आपका पहुंचा, इस एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, I इक्वल टू I डिवाइड बाई 10 पे। ठीक है, इससे I की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और I की नई वैल्यू हो जाएगी 15। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, गला सूख रहा है बहुत। इतना समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अब I की वैल्यू 15 के लिए क्या होगा, ये जो I नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन वो फिर से चेक होगी और हो जाएगी कंडीशन ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ये एग्जीक्यूट हुआ, R इंटू 10 प्लस I मॉडलेस 10 आया 5, तो I की नई वैल्यू हो गई 15। ठीक, इसके बाद I इक्वल टू I बाई 10 होगा, तो न्यू वैल्यू ऑफ I इज 1। फिर से कंडीशन ये जो है ट्रू हो जाएगी, और फिर से R इंटू 10 यानी 15 इंटू 10 प्लस I मॉडलेस 10 1 इक्वल टू 151 आ गया। Then I equal to I by 10 will make it 0, and for the 0 condition is false. Then the R is holding the reverse of the number in case this R may be equal to N or not. So in case R is equal to the number, R is equal to the number which is entered by the user, then we will say this number num is a palindrome, otherwise num is not a palindrome. So this is case 1. Is clear to all of you? Yes, sir. Now let's discuss case number 2. Okay, let's discuss case number 2. Case number 2 is for perfect number. So here I have taken R again for finding the sum of factor. Alright, the same variable is used, doesn't make any difference.
because it is in two different cases. Sum of factor excluding the number itself. So if the number is 6, so this loop is starting from 1 and going up to 5 only. Less than num is written. If you look at this very closely, I is less than m means the number itself will not be involved. Now this condition, num modulus I. So if the num is 6, so what will be the 6 modulus? 1, when the value of I is 1. So return value will be 0. So 1 is added to R. Then in the next iteration the value of I will become 2. 6 is divisible by 2 also again. So 2 is added to R. Then I will become 3. 6 is divisible by 3. So 3 is also added. Then I will become 4. 6 is divisible by 4. No. Then I will become 5. 6 is divisible by 5. No. Then I will become 6, and as soon as the I will become 6, loop will stop. So here, after coming out of the loop, we can see the value of R is 6, which is equal to num. So in case this is done, we can say it is a perfect number. In case of some other number, 5 or 7 or 10, something like that, if you find the sum of factor of 10, let's say, it will be 1 plus 2 plus 5. That is 8, which is not equal to 10. Alright, so 10 is not a perfect number. Then for case 1 and case 2, this process will execute. When the case is 0, it will come out of the switch without doing anything. In case user input something other than 0, 1, 2, then invalid option message will be displayed. Alright.